नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित इसके स्टैटिक जीके को, जो दोस्तों यूपी के अलावा बिहार और एमपी स्टेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आज दोस्तों स्टैटिक जीके के अंतर्गत साल 2021 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, जिसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे और जांचेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के पूछे जाते हैं। इसी के बिहाफ पे दोस्तों आगे हमें किस प्रकार तैयारी करनी है इसके संबंध में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल पूछे गए स्टैटिक जीके में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनाइटेड नेशंस का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, जिनेवा में, रोम में या फिर न्यूयॉर्क में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क दोस्तों यूएसए की फेमस सिटी है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि यूएन का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसी तरह दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। उसी तरह दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में। इसके अतिरिक्त दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। तो दोस्तों डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ दोनों का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। इसी तरह दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों हैग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड को दोस्तों हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले साल पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर राजा राम मोहन राय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आइए दोस्तों हम लोग जल्दी से इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, उसी तरह दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसके अलावा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज के संस्थापक के रूप में और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के रूप में जाना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? ताजमहल, सांची का स्तूप, कुतुब मीनार या फिर लाल किला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप दोस्तों भारत में बनी पत्थर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी पॉइंट आपने याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के, मंगल के, शुक्र के या फिर शनि के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंगल ग्रह के उपग्रह माने जाते हैं फोबोस और डिमोक। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेगिस्तानी मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे यूजफुल मानी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, पंजाब के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार तानसेन सम्मान देती है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों यूपी बीएड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हैदराबाद को, चेन्नई को,
कोलकाता को या फिर बेंगलुरु को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। दोस्तों आप ऐसा याद रखिएगा कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उस तरह दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को। दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उसी तरह ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये भी आपने याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों मैनचेस्टर से संबंधित भारत में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पोखरण में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे कि विपिन रावत जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो विपिन रावत जी थे। इसके अलावा दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोहिनूर जिले में विपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। तो विपिन रावत जी शहीद कब हुए थे? तो 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के कोहिनूर नामक जिले में। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दोस्तों विपिन रावत जी जिस हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में सवार थे, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो इस हेलीकॉप्टर का दोस्तों नाम था Mi-17V5, जो दोस्तों रूस में बनाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1778 में, 1763 में, 1764 में या फिर 1757 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1757 ईस्वी में। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना यानी कि अंग्रेजों के साथ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों बक्सर का युद्ध काफ़ी फेमस है। ये हुआ था 1764 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कूच बिहारी ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या फिर 41वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42 संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फायदोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वर्षा को, महासागर की गहराई को, भूकंप को या फिर तापमान को? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में कार्ड रीडर है एक इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस या फिर सेटिंग डिवाइस या फिर प्रिंटिंग डिवाइस? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस है कार्ड रीडर। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मायोपिया किससे संबंधित है? कान से, त्वचा से, आँख से या फिर नाक से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया आँख से संबंधित है। एक्चुअल में दोस्तों मायोपिया निकटदर्शी दोष को कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को दोस्तों पास की वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखती हैं, तो इस दोष को दोस्तों निकटदर्शी दोष कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों उसको मायोपिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। निकटदर्शी दोष,
निकटदर्शी दोष यानी कि मायोपिया में दोस्तों व्यक्ति को निकट की वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके उपाय के लिए दोस्तों हमें अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों दूरदर्शी दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो मायोपिया किसे कहते हैं? तो निकटदर्शी दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदर्शी दोष को। दूरदर्शी दोष में दोस्तों दूर की वस्तुएं आसानी से हमें दिख जाती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके उपाय के लिए दोस्तों हमें उत्तल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों एक जरादर्शी दोष होता है। जरादर्शी दोष के लक्षण है दोस्तों कि इसमें दोनों प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष। इसमें निकट और दूर की दोनों की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके उपाय के लिए दोस्तों हमें बायोफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद के लक्षण है कि व्यक्ति की दृष्टि में धुंधलापन यानी कि स्पष्ट रूप से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। ये धुंधलापन दोस्तों आंख में एक सफ़ेद झिल्ली के कारण होता है। इसके उपाय के लिए दोस्तों व्यक्ति को सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करवाना मस्ट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष, जरादर्शी दोष और मोतियाबिंद के संबंध में जाना। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण की नहीं है? गाइड, डार्कोम, मालगुडी डेज या फिर अनटोल्ड स्टोरी डार्कोम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनटोल्ड स्टोरी डार्कोम R.K. नारायण की नहीं है। जबकि दोस्तों गाइड, डार्कोम और मालगुडी डेज ये तीनों ही पुस्तक दोस्तों R.K. नारायण जी की हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज प्रणाली में शामिल हैं ग्राम, राज्य, संघ या फिर ग्राम, ब्लॉक, जिला या फिर ग्राम, जिला या फिर ग्राम राष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले ग्राम आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है, उसके बाद राज आता है। यानी कि चारों बॉडी शामिल होती हैं पंचायती राज व्यवस्था में। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भीम सेतु, लक्ष्य सेतु, आरोग्य सेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु ऐप। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं कोरोना वायरस से संबंधित इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में, क्योंकि दोस्तों 2022 में भी ये पूछे जा सकते हैं। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस दोस्तों कहाँ मिला था? तो चीन के वुहान शहर में मिला था। इसी तरह दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना वायरस का भारत में पहला केस कहाँ मिला था? तो भारत के केरल राज्य में मिला था। कोरोना वायरस दोस्तों एक प्रकार का आरएनए वायरस है। आरएनए का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है कि कोविड-19 की जांच यानी कि टेस्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों कोविड-19 की दो जांचें होती हैं। एक तो जांच होती है RT-PCR के थ्रू और दूसरी होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में दोस्तों आई होप आप जानते होंगे कि एक ओमिक्रॉन नाम का वायरस फैला हुआ है। ये दोस्तों इसका पहला केस कहाँ मिला है? तो इसका पहला केस मिला है दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों ओमिक्रॉन ये जो नया वायरस फैला है इसकी जांच यानी टेस्ट का नाम क्या है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस जांच का नाम है दोस्तों जीनोम सेक्वेंसिंग। जीनोम सेक्वेंसिंग के द्वारा ही दोस्तों ओमिक्रॉन की जांच की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महिला ओपन 2021 किसने जीता या कौन रही? जेनिफर बॉडी, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका या फिर सोनिया केनिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका, जो दोस्तों महिला ओपन 2021 की विजेता रही हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर केरल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पेंसिल में पाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोबाल्ट। तो आई होप दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? 11 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1920 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 13 मार्च 1930 को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस कब लिया गया था, तो इसके 2 साल बाद यानी कि 1922 में। दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण। और चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों इस चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था, तो दोस्तों भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें कहा जाता है कि दोस्तों 22 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे जो ब्रिटिश सेना के थे। चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी 141वीं, 138वीं, 139वीं या फिर 131वीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर था। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, 32वें, 36वें, 40वें या फिर 38वें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। अब आइए दोस्तों में जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम ही माना जाता है। तो सिक्किम दोस्तों 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बना, जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में माना जाता है। इसके विपरीत दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। जबकि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है, तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा राज्य है। इस प्रकार चारों ही बिंदु दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सपनों का अध्ययन कहलाता है ईटोलॉजी, कोलॉजी, एनरोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सपनों के अध्ययन को कहते हैं ऑनेरोलॉजी। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। बालों के अध्ययन को दोस्तों ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जौ का किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। बात करें दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत में माना जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य भी दोस्तों उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों ब्राज़ील। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ मिला था, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, केरल में। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन 2020 यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर भारत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2020 जीता था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि IST यानी कि भारतीय मानक समय, GMT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय औसत समय से कितना आगे है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय औसत समय से कितना आगे है, 6 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट या फिर 4 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी ने, ग्राहम बेल ने, थॉमस जेफरसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जबकि दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे है, नृत्य से,
बांसुरी से, ढोलक से या फिर बीड़ा से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी से। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कितने प्रणालियों का प्रावधान है? एक सदनीय, द्विसदनीय, बहुसदनीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा। अब आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। भारतीय संविधान में दोस्तों कुल भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं, सूचियां 12 हैं और संशोधन अभी तक दोस्तों हो चुके हैं 104। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। जबकि दोस्तों लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गई है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि दोस्तों अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम या फिर अशोक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष माना जाता है। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। अभी दोस्तों हमने जाना कि उत्तर प्रदेश का वृक्ष जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। जबकि दोस्तों राजकीय फूल पूछा जाए तो उसका नाम है पसाक। पसाक को दोस्तों डाक और टेसुक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का फल, राजकीय फल कौन सा है? तो आम, और राजकीय मिठाई है जलेबी, और राजकीय पशु बारहसिंगा को माना जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी को भारतीय ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला माना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 2019 में किया गया था? तेलंगाना का, जम्मू कश्मीर का, आंध्र प्रदेश का या फिर दमन एंड दीव का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 2019 में। जबकि दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? कोबॉल, फोर्ट्रान, ट्रिपल सी या फिर जावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान। प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर भाषा बनी थी फोर्ट्रान। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या फिर 1 मई को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऐश्वर्या राय, रीता फारिया, लारा दत्त या फिर सुष्मिता सेन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीता फारिया। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वार्षिक मेला अपने व्यापार कार्यक्रम ऊंट के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला, माधव मेला, पुष्कर मेला, फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर का मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा मेथेन गैस का प्रमुख घटक है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मेथेन? तो दोस्तों मेथेन गैस का प्रमुख घटक मेथेन ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे लंबी नहर किसे मानी जाती है? यमुना नहर को, गोदावरी नहर को, इंदिरा नहर को या फिर तापी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा नहर को भारत में सबसे लंबी नहर के नाम से जाना जाता है। अब आइए दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल बांध किसे कहा जाता है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है।
जो दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गूगल सर्च इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1995 में, 1998 में, 1996 में या फिर 1994 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1998 ईस्वी में गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लिम्बाराम किससे संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, तीरंदाजी से या फिर शूटिंग से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्बाराम राजस्थान के रहने वाले हैं जो दोस्तों तीरंदाजी से संबंधित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4, 8, 12 या फिर 16? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा गर्मी में, सर्दी में, बसंत में या फिर वर्षा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्दी में हमें सबसे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यक्ति के रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी यदि वह निम्न में से एक इस ग्रुप का है? ए बी का, ए का, बी का या फिर ओ ग्रुप का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यदि व्यक्ति ए बी ग्रुप का है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा बस से की थी? लाल बहादुर शास्त्री ने, मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा बस से की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अग्निशामक के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? CO2, N2O, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के लिए उपयोगी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? आयात पर, निर्यात पर, बिक्री पर या फिर निर्माण पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्माण पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों हनी सिंह का आपने हिप हॉप वाला गाना सुना होगा, उसमें वो एक लाइन बोलता है कि ग्रैमी ले आऊँगा, तो ग्रैमी यानी कि ग्रैमी अवार्ड ले आऊँगा। तो इस प्रकार दोस्तों हनी सिंह संगीत से संबंधित हैं, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दोस्तों भानु अथैया। भानु अथैया को दोस्तों गांधी फिल्म में कस्टम डिजाइन के लिए पहली बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग जितने भी स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को दोस्तों हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।